चलिए शुरू करते हैं और इसमें हम सेट नंबर 7 चलेंगे और सेट नंबर 7 के बाद हिंदी का भी रोक देंगे, ठीक है? क्योंकि जब तक आप लोग इसे देखिएगा नहीं पूरा, तब तक आगे हम पढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं, समझ में नहीं आएगा। तो ये सेट को देख लीजिए, फिर हम इसका जो है बीपीएससी एईडीओ का जनरल नॉलेज ला रहा हूँ, जो कि 100 क्वेश्चन होगा स्पेशली। उसका एक ही तुरी 1 से लेके 4 सेट रहेगा, जो कि आपको कल मतलब दे दिया जाएगा। तो चलिए, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। पहला है, इनमें से कौन-सा शब्द जो है उदय का विलोम है? तो उदय का विलोम कौन-सा होता है बता दीजिए? तो उदय का विलोम मतलब उल्टा। तो उदय का मतलब सूर्योदय, है ना? सूर्यास्त होगा मतलब अस्त होगा। ऑप्शन नंबर बी, है ना? उदय का मतलब क्या? सूर्योदय को उदय बोलते हैं और सूर्यास्त को अस्त बोलते हैं, डूब गया। उसी तरह दूसरा प्रश्न है कि इनमें से कौन-सा शब्द जो है अग्नि का विलोम शब्द है? अग्नि मतलब आग, आग का विलोम शब्द उल्टा शब्द अग्नि का, बता दीजिए। तो अग्नि का विलोम शब्द होगा उष्मा और प्रकाश। ये सब तो आपका ये है अनेकार्थी शब्द है, पर्यायवाची शब्द है, लेकिन इसका उल्टा जम जनबूल। जनबूल जो है ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही होगा। ठीक है, जनमूल मतलब होता है शीतल, जल टाइप का, ठीक है? अग्नि, जल ऐसा होता है ना, तो उसे शीतल, ठंडा टाइप का। चलिए, तीसरा प्रश्न है, इनमें से कौन-सा शब्द जो है अति वृष्टि है? ठीक है, अतिवृष्टि का विलोम बताइए। बताइए, इसका अति विष्टि का विलोम बताएँगे, तो बताइए जल्दी। तो इसका आंसर जो होगा डी होगा, अनावृष्टि होगा। सिंपल है, इस पे हम ऐसे ही चलेंगे। चौथे प्रश्न की बात करें, कमल। कमल का पर्यायवाची इनमें से कौन-सा होगा? तो कमल, कमल का बहुत सारा नाम है, पंकज है, बहुत सारा है, जो कि कीचड़ मुक्ता है, नलीन है, मेरा स्वयं का नाम है, नीरज है, ये सब जो है कमल का पर्यायवाची है। तो पंकज इसमें ऑप्शन में है, तो पंकज लगा दीजिए। चलिए, 5वां प्रश्न देखिए, इनमें से कौन-सा शब्द जो है आनंद आनंद है का अनेकार्थी शब्द बताना है, पर्यायवाची शब्द बताना है। आनंद, तो आनंद का बताइए, बताइए। तो आनंद का हम जानते हैं खुशी हुआ, हर्ष हुआ, संतुष्टि, है ना? ऐसा होगा ना? तो खुशी इसमें ऑप्शन में है तो खुशी होगा। आनंद मतलब हर्ष, उल्लास, खुशी। चलिए, छठा प्रश्न है, इनमें से कौन-सा शब्द जो है अशुद्ध है? बताएँगे? फटाफट चलेंगे, सिर्फ एमसीक्यू करवा रहा हूँ। अब ज़्यादा डिटेल नहीं, और शुरू से सेट देखते आ रहे हैं तभी ये लगाने में मज़ा आएगा। तो अशुद्ध शब्द बताना है, तो इसमें से 4 ऑप्शन में बताइए, अशुद्ध शब्द कौन होंगे? छठे प्रश्न का जवाब दीजिए। तो इसमें जो है डी, पृष्ठभूमि, ये आपको अशुद्ध शब्द है। कैसे है आप बता दे सकते हैं तो बताइए प्लीज़? तो पृष्ठभूमि में भूमि का मी में जो है उल्टा कर दिया है। क्या ये बात सत्य है? ये तो सही है भूमि, मतलब पृष्ठ, ठ होगा, ट नहीं होगा, पृष्ठ भूमि, ठीक है? याद ध्यान रखिएगा, ट नहीं होगा, ठ होगा, यही गलत है। चलिए, 7वां प्रश्न बताइए, निम्नलिखित शब्दों में से सही शब्द कौन-सा है? तो सही शब्द बताना है, इस 4 ऑप्शन में एक ही है, लेकिन उसमें सही शब्द कौन-सा है? 7वां प्रश्न का जवाब दीजिए। तो इसमें सही शब्द आपको दिखता है, जिसमें अ प्लस उ मिलकर ओ बनता है, ठीक है? तो दुग्ध में अ और उ मिला हुआ है, मतलब दूध प्लस उज्ज्वल। ये शब्द अगर मिला है, तो वही सही होगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी, दुग्धो उज्ज्वल। ओ लगा हुआ है ना, दुग्ध अलग कर दिया, प्लस ओ, है ना? ओ है, मतलब उज्ज्वल। अभी पढ़े ना, अ प्लस उ लग के ओ हो जाता है, तो दुग्धो उज्ज्वल। डी आंसर सही है। 8वां प्रश्न है कि जिस पर हमला ना किया गया हो, इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त जो है या उपयुक्त जो है शब्द इनमें से कौन-सा होगा? जिस पर हमला ना किया गया हो। और जिस पे हमला नहीं किया गया हो, वो कौन है? तो वो वाक्यांश के अनुसार अगर सही आपको देखा जाए तो अनाक्रांत, ठीक है? अनाक्रांत,
अनाक्रांत, अनाक्रांत भी बोल दीजिए। अनाक्रांत मतलब इस पे कोई हानि होनी नहीं है। अनवन नहीं, आक्रांत मतलब होता है जिस पर हमला हो। तो जिस पर हमला हो आक्रांत, जिस पर ना हमला हो अनाक्रांत। कॉमन चीज है। नौवां प्रश्न है, जो किए गए उपकारों को मानता है के लिए शब्द लिखिए। जो किए गए उपकार को मानता है, तो जो उपकार जो किया गया आप पे, मान लीजिए कोई मदद किया, कोई हेल्प किया, तो उसका क्या है? आप उसे कृतज्ञ कहेंगे। हम उसके लिए कृतज्ञ हैं, है ना? तो कृतज्ञ होंगे। उपकार को मानिएगा तो कृतज्ञ ही कहिएगा ना। मैं आपके लिए हमेशा कृतज्ञ रहूँगा, आभारी रहूँगा। चलिए, यथासंभव इनमें से कौन-सा समास है? यथासंभव इसमें से कौन-सा समास है बताइए? यथासंभव आ जाए 10वां प्रश्न में से तो हम बताएँगे अव्ययी भाव है ना? क्योंकि पहला पद इसका प्रधान होता है। तो पहला पद इसमें है, यथासंभव में यथा जो है आपका है, ठीक है? विग्रह करिएगा इसका, तोड़िएगा तो जैसा संभव हो, मतलब पहला पद इसका एक अव्यय है, तो अव्यय होगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ये ध्यान रखिएगा। जैसे प्रतिदिन, ये सब जो है अव्यय भाव है। प्रत्यय का प्रयोग इनमें से कहाँ किया जाता है? प्रत्यय का प्रयोग करना है इस 4 ऑप्शन के हिसाब से कहाँ किया जाएगा? प्रत्यय शब्द से पहले, शब्द के बाद, तो शब्द के बाद ही करेंगे ना, शब्द से पहले तो उपसर्ग हो जाएगा, है कि नहीं? तो इसमें सोचना ही नहीं शब्द के बाद हो, मतलब शब्द के बाद में। 12वां प्रश्न बताइए। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से हिंदी संस्कृत का उपसर्ग कौन-सा है? तो हिंदी संस्कृत का उपसर्ग बताते हैं। परा जो है ऑप्शन नंबर डी सही है। हिंदी संस्कृत का उपसर्ग, उपसर्ग मतलब आगे, ठीक है? परा। परा जो है आपका है, अगर आप मान लीजिए इसका डिटेल हम चाहें, तो बहुत लंबा थोड़ा चला जाएगा क्योंकि परा संस्कृत का एक उपसर्ग है, याद रखिएगा, जिसका अर्थ होता है उल्टा, पीछे, है ना? अनादर, इस तरह का, जैसे पराजय, पराभव, प्रक्रम, है ना? इस तरह का सेंस में आता है। चलिए, 13वां प्रश्न है कि इनमें से कौन-सा वाक्य जो है अकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है? अकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है। तो इसमें कौन-सा अकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है? तो अकर्मक क्रिया क्या होता है? ये इम्पोर्टेंट है। जिसमें कर्म नहीं होता है और क्रिया का फल सीधे कर्ता पर होता है। जो काम कीजिएगा उसका फल आपको कर्ता को मिलेगा डायरेक्ट। तो उसे हम कहते हैं अकर्मक। लेकिन सकर्मक क्रिया में क्या होता है? कर्म होता है इम्पोर्टेंट। तो इसमें आपको देखना है कि कर्ता का जो क्रिया किया गया हो वो फल भी जो भी होगा वो कर्ता को मिलेगा। तो ऐसा शब्द आपको दिख रहा है कहीं? देखिए, तो ऑप्शन नंबर सी, राम क्रिकेट खेलता है, मतलब डायरेक्ट क्रिकेट खेलता है। यहाँ पे कर्ता पे श्रेय जाता है ना, तो राम क्रिकेट खेलता है। कौन खेल रहा है? राम खेल रहा है, तो ये हो गया। तो ये अकर्मक क्रिया हो गए। मतलब अकर्मक क्रिया नहीं हुए, ये हो गए सकर्मक क्रिया, क्योंकि क्रिया पे प्रभावित है ना, ठीक है। इसमें राम खेलता है, डायरेक्ट एकदम जो क्रिया हो रहा है, वो सीधा कर्ता पे जा रहा है। राम खेल रहा है भाई, खेलता है। सीता गाती है, तो सीता पे जा रहा है। मोहन सोता है, ये सब अकर्मक क्रिया है, ठीक है? क्योंकि सीधा मतलब ये जा रहा है, राम पे जा रहा है, सीता पे जा रहा है, मोहन पे जा रहा है। तो यही तो हुआ कि क्रिया का फल डायरेक्ट कर्ता पे जाएगा, जो कर रहा है। लेकिन इसमें सकारात्मक में क्या हुआ? क्रिया पर जाएगा। तो राम क्या खेल रहा है? क्रिकेट खेल रहा है, तो क्रिकेट हुआ। है ना? तो ऐसे ध्यान रखना होगा। चलिए 14 प्रश्न है, इनमें से कौन-सा शब्द जो है वीरांगना का पुल्लिंग रूप है? तो इसमें से वीरांगना जो है, उसका पुल्लिंग रूप बताना है। 14 प्रश्न का जवाब दीजिए। वीरांगना का जो है, आगे तो स्त्रीलिंग शब्द है, ये हम जानते हैं। इसका अर्थ होगा वीर स्त्री या बहादुर महिला। तो वीर स्त्री कहाँ होगा? इस ऑप्शन में है, ये तो हम जानते हैं। लेकिन इसका पुल्लिंग अगर पूछे, तो वीर स्त्री या बहादुर महिला वीरांगना हो गई। तो वीर मतलब पुरुष को इंडिकेट करता है, बहादुर पुरुष। तो वीर आंसर होगा, है ना? ऐसे ही आप कन्फ्यूज करते हुए अपना बना सकते हैं। दिमाग में मंथन जितना करिएगा उतना सक्सेस होने की संभावना होती है। इन अब बात करते हैं निम्न वाक्यों में से कौन सा वाक्य जो है एक वचन है? एक वचन है, बताइए। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी, कल बहुत वर्षा हुई थी। तो वर्षा आपका क्या है? एक वचन में आएगा, बताइए तो। एकदम आएगा, वर्षा सदैव के लिए एक ही वचन है वो, वर्षा। 16वां प्रश्न। 16वां प्रश्न है, जिन संज्ञाओं की विशेषता बताई जाती है उन्हें क्या कहते हैं? अब अब जिस संज्ञा का विशेषता बताइएगा तो विशेष्य ही कहलाएगा ना। इसमें सोचना ही नहीं है, बहुत आसान है।
बताइए जिसका विशेषण और विशेष दोनों प्रधान मतलब दोनों का महत्व हो, तो उसे कौन-सा समास कहेंगे? प्लीज़ कमेंट करिएगा। अगर मेरा पहला से लेके छठा सेट तक आए हैं पढ़ते तो आप बता सकते हैं। 17वां प्रश्न है क्रमवाचक विशेषण का उदाहरण कौन-सा है? तो क्रमवाचक विशेषण का उदाहरण पूछ रहा है आपसे, तो बताइए? तो इसमें संख्यावाचक विशेषण होगा। क्रमवाच्य मतलब संख्या और संख्यावाचक है, तो इसमें बताइए आंसर क्या होगा? क्रमवाचक मतलब 1, 2, 3, 4, 5 है ना? तो क्रमवाच में चौगुना, दोगुना नहीं, पहला, दूसरा, तीसरा 3 नहीं, पहला, दूसरा, तीसरा ये होगा क्रमवाचक। नहीं बोलते पहला, दूसरा, तीसरा जी, चौथा जी। 18वां प्रश्न, इनमें से सर्वनाम की उपयुक्त परिभाषा कौन-सी है? सर्वनाम का परिभाषा दीजिए। क्रिया के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला? नहीं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं। यही है ना? वह, आप, तुम ये सब जो आता है क्या है? हमारा सर्वनाम का स्वरूप है। ठीक है? कोई दिक्कत? चलिए। अब 19वां प्रश्न की बात करते हैं। 19वां प्रश्न है इनमें से किस वाक्य में प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? तो प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, तो ये हुआ है प्रश्नवाचक सर्वनाम में कौन, क्या, किसे, किससे, है ना? कहाँ, ये सब प्रश्नवाचक है। तो ऑप्शन नंबर अब कहाँ देखेंगे? तो पुस्तक किससे मँगवाऊँ? ये हो गया। आप कहेंगे तो ही बैठूँगा, ये सब जो है नहीं है। इसमें कौन है, किससे है, कहाँ है, कैसे है, ये सब शब्द आ जाए तो प्रश्नवाचक सर्वनाम है, तो बी में है। 20वां प्रश्न बताइए, इनमें से कौन-सा शब्द तद्भव तद्भव मतलब हिंदी शब्द ढूँढना है। तो तद्भव में आश्चर्य जो है संस्कृत है, अग्नि संस्कृत है, उल्लास संस्कृत है, इलायची आपका हिंदी है ना? यही बात है ना? तो एकदम इलायची हिंदी है, तद्भव है। चलिए, 21वां प्रश्न बताइए। 21वां प्रश्न है इनमें से किसका उच्चारण स्थान कंठ से है? कंठ से मतलब ग तो हमारा कंठ से है, क, ख, ग, घ क्या कंठ से है बताइए? कवर्ग क्या है? कंठ से है ना जी? प्लीज़ कमेंट करेंगे 21 का तो ऑप्शन नंबर बी ग, क, ख जितने भी कवर्ग हैं वो कंठ से हैं। सॉरी 22 बताइए। प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है? ल कैसा है? ल ल में तो हमको लगता है जीभ ऊपर जो है क्या बोलते हैं? मूर्धा में टकरा रही है ना? ल बोलते हैं ना ल। तो बताइए 22वां प्रश्न का जवाब दीजिए। तो ल जो है पारस्विक व्यंजन है। मसूड़े कुछ होती है। ल वर्ग ठीक है। 23 इनमें से किसके बिना कोई व्यंजन उच्चारित नहीं किया जा किसके बिना कोई व्यंजन आप उच्चारित नहीं कर सकते, उच्चारण नहीं कर सकते? बताइए? तो स्वर के बिना सही में नहीं कर सकते। स्वर होना इम्पोर्टेंट है, जो कि हम इसमें पढ़ने से टाइम लगेगा। तो हम क्या करेंगे क्वेश्चन पढ़ेंगे उसके बाद हम इसको पढ़ेंगे। तो मान लीजिए 24वां प्रश्न क्या है? उपरोक्त गद्यांश के अनुसार कविता में जो है नवीन विषयों के अभाव का मुख्य कारण क्या है? तो उपरोक्त गद्यांश के अनुसार देखें तो कविता में जो नवीन विषय हैं, नवीन विषय के अभाव का मुख्य कारण क्या है? इसमें बताना है कि मुख्य कारण क्या है ना? तो इस मुख्य कारण को जानने के लिए हमको पढ़ना पड़ेगा। तो पढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्वरूप जो है मृत्यु को चिंतन शक्ति मतलब ठहराई गई है। विस्तारों अगर विस्तारों और आसानों पर सोते हुए मतलब सोते होते मन के घोड़े थक गए हैं। सारा जीवन अस्त्र निचोड़ चुका है। ठीक है? अस्त्र जो है निचोड़ चुका है हमारा। तो कहने का मतलब है कि इसमें श्रम की बात कर रहा है। श्रम की बात कर रहा है मतलब कि थकान की बात कर रहा है। मतलब श्रमहीनता की बात कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी श्रमहीनता की स्थिति में मनुष्य की चिंतन शक्ति छिन्न कर दी है। समझ गए? तो श्रमहीनता के कारण क्या होता है कि मनुष्य जो है चिंता शक्ति छिन्न हो गया है। ये बेचारा इतना मेहनत किया है, इतना थका है, इतना युद्ध किया है कि उसका अस्त्र भी उसको इतना निचोड़ लिया है कि वो चिंतन नहीं कर सकता, सिर्फ़ युद्ध कर सकता है। ये कहने का मतलब है मतलब
इस जो पंक्ति है इससे, और इसी में वो पढ़िएगा तो आपको देगा। तो आप ऐसे भी टिक लगा सकते हैं। जैसे 25 सवाल की बात करें कि उपरोक्त गद्यांश के अनुसार यदि संगीत नवीन साहित्य संसार में प्रचलित नहीं हुआ, तो मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर मान लीजिए संगीत हो ही नहीं, तो जीवन व्यर्थ है। संगीत के बिना हमारा जीवन व्यर्थ है, ये मान के चलिए। क्यों? क्योंकि इसलिए क्योंकि वह मशीनों का गुलाम बनकर रह जाएगा। फिर मशीन की तरह गुलाम बनेगा। संगीत ऐसी चीज़ है, ऐसी भावना है कि मन को संतुष्ट करती है। दुःख में भी हैं, तो भी वो संगीत ही आपको उस मार्ग से निकालता है। सुख में भी हैं, तो आनंद लेने का स्वरूप भी संगीत है। अगर आप किसी भी क्षेत्र में फँसे हैं, उस क्षेत्र से निकालने का काम भी संगीत करता है। या युद्ध करने की बात हो तो उसमें भी मोटिवेशन की बात हो तो भी संगीत ही काम करता है। तो मतलब संगीत हमारे जीवन का सबसे बड़ा है। मान लीजिए ब्रेकअप वालों के लिए जीवन में संगीत इम्पोर्टेंट है। अगर ब्रेकअप हो और मोटिवेशन नहीं मिलेगा तो आदमी क्या हो जाएगा? गुलाम बन जाएगा मशीन का, और एक तरह से बहुत लोग अपने जीवन को खो देते हैं। इसलिए संगीत जीवन का सबसे अच्छा स्वरूप है। कोई काम करिए तो भी, तो संगीत को महत्व दीजिए। समझ गए? और कोई भी क्षेत्र का सॉन्ग हो, आनंद उसमें हर चीज़ का लीजिए। हमें तो मलयालम से लेके भोजपुरी से लेके हमारा हिंदी फ़िल्म यहाँ तक कि पंजाबी सबका मज़ा लेता हूँ। लेकिन सबसे ज़्यादा फ़ेवरेट हम हर क्षेत्र का आनंद लेते हैं, गाने का। चलिए 26 क्या है? मनुष्यों की चिंतन शक्ति क्यों थक गई है? मनुष्य की चिंतन शक्ति क्यों थक गई है, बता सकते हैं? बताइए 26 का आंसर का जवाब दीजिए। 26 का आंसर का जवाब है मतलब है, तो वो है ऑप्शन नंबर बी, निकम्मे रहकर। तो मनुष्य का चिंतन शक्ति क्यों थक गया है? इसलिए क्योंकि हम लोग निकम्मे रह गए हैं। हम लोग मोबाइल के पीछे पड़ गए हैं, मोबाइल में ही डूबे रहते हैं। इस तरह का सेंस में देखिए, किसी को अपना आप को कमज़ोर नहीं समझना है। ये सब बोलने का प्रवृत्ति मतलब कि जैसे मान लीजिए हम किसी चीज़ में, मान लीजिए खाने-पीने में हम आनंद लेते हैं, ठीक है? लेकिन खाने का आनंद जो लेते हैं, उसमें हम क्या करते हैं? बस वही चीज़ खाते हैं जो हमको अच्छा लगता है। सबका आनंद लीजिए। ये निकम्मा शब्द यही है कि मज़ा लेना है तो हर चीज़ का लीजिए, आनंद लीजिए। एक चीज़ में आनंद मत लीजिए। मेहनत कीजिए, जॉब होगा, अवश्य होगा, और आपका मेहनत जवाब देगा, रिज़ल्ट आएगा, सबका आएगा। चलिए 27 क्वेश्चन नंबर है कि भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी के साथ-साथ अंग्रेजी का जो है प्रयोग कितने वर्षों तक करने का सुझाव दिया गया था? बताइए भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी के साथ-साथ जो अंग्रेजी है, उसका प्रयोग जो है कितने वर्षों तक किया गया था? मतलब एक समय डेट फिक्स हुआ था। क्या ये बात सत्य है? मतलब 15 वर्ष, 20 वर्ष, 14 वर्ष या हमेशा के लिए? बताइए। तो 27वां प्रश्न देखें ना तो 15 वर्षों तक बताया गया था, याद रखिएगा। 15 वर्षों तक आप जो है सुझाव मिला था कि हिंदी के साथ-साथ अंग्रेजी का भी प्रयोग होगा। चलिए 28वां प्रश्न की बात करें। 28वां प्रश्न आ गया। 28वां प्रश्न है उदय प्रकाश इनमें से किस विधा के चर्चित लेखक हैं? तो उदय प्रकाश इनमें से बताइए किस विधा के चर्चित लेखक हैं? उदय, उदय जी हैं, उदय प्रकाश जी, बताइए। तो ये है, मान लीजिए उदय प्रकाश जी जो हैं, ये समकालीन हैं, हिंदी साहित्य के हैं, बहुत चर्चित महत्वपूर्ण लेखक हैं और ये कहानी बहुत अच्छे लिखते हैं, जाने जाते हैं, समझ गए? तो ये जादुई एक है, उसपे एक न क्या लिखे थे? निबंध लिखे थे। क्या निबंध लिखे थे? बताइए तो? निबंध नहीं लिखे थे ये लिखे थे कहानीकार थे। निबंध कहाँ से? ऊपर ऊपर ही तो पढ़े हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 कहानीकार थे। निबंधकार कहाँ थे? अभी तो ऊपर तो पढ़े कि कहानीकार बहुत चर्चित कहानी लिखते थे ये, है ना? तो ये कहानीकार थे। चलिए, ये हो गए और याद रखिएगा ऊपर हम आर्टिकल नहीं बताया भारतीय संविधान के अनुसार जो 15 वर्ष का जो बताया गया कि अंग्रेजी और हिंदी दोनों का चलेगा, ये 1965 से तय हुआ था और दूसरी बात कि ये 343 2 आर्टिकल में इसकी चर्चा है। मतलब 343 के 2 में हम पढ़ाए हैं उसमें 26 जनवरी 1950 से ये 15 वर्षों तक का अवधि चला है। याद रखिए जो कि 1965 तक चला था। क्लियर हो गए? अब तो जो दोनों भाषा अभी भी चल रहा है, तो बदलाव चाहे तो कर सकती है सरकार, ये वाली बात है। चलिए 29 क्वेश्चन नंबर है, इनमें से हिंदी की वह चर्चित रचना कौन-सी है, जिस पर लोकप्रिय टीवी सीरियल बन गया था? बताइए, कौन-सा ऐसा हिंदी है चर्चित
रचना जिसपे ये लोकप्रिय टीवी सीरियल बना था? बताइए। तो चंद्रकांता का नाम सुने हैं? चंद्रकांता बहुत चंद्रकांता की कहानी बहुत सुने होंगे। देवकीनंदन खत्री द्वारा लिखा गया था, याद रखिएगा। ऐसे तो गोदान ये सब लिखा हुआ, आधा गाँव सब लिखा हुआ है, लेकिन चर्चित में चंद्रकांता का नाम सुने होंगे। समझ गए? चलिए, अब 30वां प्रश्न की बात करें, इनमें से 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध कौन-सा है? तो 84 सिद्ध है। 84 सिद्ध है, जिसमें प्रथम सिद्ध कौन-सा है? बताइए, 30वां प्रश्न का जवाब दीजिए। तो देखिए, सिद्ध साहित्य का आरंभ जो है बौद्ध धर्म के जो है वज्रयान शाखा में हुआ था। ठीक है? और संख्या 84 है। मतलब 84 में तो 84 और इसका राहुल संस्कृत्यान जो हैं, संस्कृत ने 8वीं शताब्दी में बताया जाता है कि किए थे। और सिद्ध मतलब सर हपा को हिंदी का पहला कवि और 84 सिद्धों के प्रथम माना गया है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है राहुल जो संस्कृतार्थ हैं ने 8वीं शताब्दी में 8वीं शताब्दी के सिद्ध जो सर हपा जो थे वो हिंदी का पहला कवि और 84 सिद्धों के प्रथम माना है। सर हपा जो हैं ने जाति पाति और जो ब्राह्मण जो हैं उनके विरोध में ये चीज लिखा हुआ है। जिसके दोहा कोश उनकी एक प्रसिद्ध रचना है। तो सर हपा जो है ये प्रथम है। राहुल संस्कृत्यान ने बताया है, ठीक है? उन्हीं के द्वारा पता चला है कि सर हपा जो हैं बहुत ही अच्छे कवि थे, हिंदी के कवि थे, पहले कवि थे इसलिए। और सब हैं, सबका अलग-अलग है लेकिन सर हपा प्रथम थे। 31 क्वेश्चन नंबर है, मुल्ला दाऊद कृत लोर कहा की भाषा इनमें से कौन-सी है? बताइए। मुल्ला दाऊद कृत मतलब मुल्ला दाऊद जो है लिखे हैं लोर कहा। कृत मतलब लिखना, चर्चित है उनके नाम पे है। तो किस भाषा से संबंधित है? बताइए। 31 तो हम बताएँगे अवधी भाषा से है। ठीक है? लोर कहा, अवधी भाषा में लिखा गया है। 32 क्वेश्चन नंबर है, इनमें से देखिए बाहरी आवाज को इग्नोर करिएगा। इनमें से किस साप्ताहिक का संपादन महात्मा गांधी ने किया था? तो इनमें से किस साप्ताहिक का संपादन महात्मा गांधी जी किए थे? तो वो किए थे हिंदी नवजीवन से किए थे। ये भी क्लियर हो गए। 33 क्वेश्चन नंबर की हम बात करेंगे। यशोधरा, कैकेयी, उर्मिला इत्यादि जो नारी है, नारी का जो पात्र हैं, पात्रों पर एक कविता लिखने वाले कवि इनमें से कौन है? तो हम बताएँगे मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन नंबर डी। यशोधरा पे लिखे हैं, कैकेयी पे लिखे हैं, उर्मिला। ये तीनों पे लिखा गया दुःख की वो अपने अनुभव के अनुसार ये उनकी फीलिंग को बताया है। बताइए, रश्मि रथी जो है, इनमें से किसके जीवन पर केंद्रित कृत है? बताइए, रश्मि रथी। तो रश्मि रथी अगर आपसे पूछ रहा है ना, तो हम बताएँगे भाई राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया है, रचित है और ये खांड काव्य है। ठीक है? और रश्मि रथी जो है, जिसका अर्थ होता है सूर्य की किरणों का हो। तो ये महाभारत के महान योद्धा कर्ण के जीवन पर आधारित है रश्मि रथी। तो कर्ण ऑप्शन नंबर सी कर्ण रामधारी सिंह दिनकर रश्मि रथी रामधारी सिंह दिनकर ऐसे याद रखिएगा। 35वां प्रश्न है, इनमें से घुमक्कड़ के रूप में प्रसिद्ध लेखक कौन है? घुमक्कड़ के रूप में प्रसिद्ध हैं बताइए। तो 35 का आंसर का जवाब दीजिए। तो राहुल सांस्कृत्यान जी थे, घुमक्कड़ कहलाते थे। ठीक है? महापंडित और एक महान घुमक्कड़ के रूप में जाने जाते थे। महान पंडित भी कहा जाता था और घुमक्कड़ भी। राहुल संस्कृत्यान को। अगर मान लीजिए 36 क्वेश्चन नंबर की बात करें, शब्दों की आवृत्ति इनमें से किस अलंकार में होती है? तो शब्दों की आवृत्ति देखा जाए तो इसमें से बताइए किस अलंकार में आपको दिखेगा? बताएंगे 36 का। तो ये जो आपको है कि जब कविता में कोई शब्द एक से अधिक आए, बार बार मतलब बार बार आए, तो प्रत्येक बार उनका अर्थ भिन्न हो जाता है। मतलब अर्थ भिन्न माने मतलब शब्द एक बार आ रहा है, एक से अधिक आ रहा है लेकिन अर्थ अलग-अलग नहीं कर रहा है। तो उसे हम यमक अलंकार कहेंगे। तो वही आवृत्त कहा गया है कि भाई शब्द तो एक ही है लेकिन अर्थ अलग-अलग है। तो यमक अलंकार में डाल दीजिए। 37वां प्रश्न है, श्रृंगार रस का अस्थाई भाव कौन-सा है? अब श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस मतलब कि रसराज कहा जाता है। रसों का राजा कहा गया है श्रृंगार रस। ठीक है? इसका अस्थाई भाव होता है रति या
प्रेम। तो रति कहिए या प्रेम, रति को ही प्रेम कहा जाता है। तो श्रृंगार रस क्या है? प्रेम है ना? किसी भी चीज़ को आप कल्पना कर दीजिए। आप अगर जो खराब वस्तु है उसे आप कल्पना में भी रोइए, या कोई भी पेड़-पौधे से आप कल्पना करके सोचिए, या किसी से आप प्रेम करते हो, उसकी कल्पना में कितने घूम जाते हैं मतलब घुल जाते हैं, मतलब रीति हो जाते हैं, विभोर हो जाते हैं। कोई कृष्ण को मानता है, कोई शिव को मानता है, कोई जिनके अल्लाह हैं वो अल्लाह को मानते हैं, मतलब एक तरह से विभोर हो जाते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जो वास्तविक जीवन से प्रेम करता है, स्वयं से प्रेम करता है, वो भी अपने जीवन में आनंदित हो जाता है। तो अपने से प्रेम कीजिए, जीवन अपने आप आपको सरल दिखेगा। चलिए, 38वां प्रश्न है, इनमें से 16 मात्राओं वाला छंद कौन-सा है? 16 मात्रा वाला छंद को हम क्या कहेंगे? बताइए। तो 16 वाला छंद जो है, जिसे चौपाई का एक सममात्रिक छंद कहेंगे, तो चौपाई कहिएगा। 16 मात्रा होते हैं, याद रखिएगा। चलिए, आगे चलिए, 39 क्वेश्चन नंबर है, इनमें से किस पुस्तक को व्यास सम्मान प्राप्त है? व्यास सम्मान मिला है, तो मिला है ऑप्शन नंबर ए। क्या मिला है? व्योमकेश दरवेश जी को व्यास सम्मान मिला है। मतलब किस पुस्तक को? तो व्योमकेश दरवेश एक पुस्तक है जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के जीवन पर आधारित लिखा गया है। लिखने वाले कौन थे? विश्वनाथ त्रिपाठी द्वारा लिखा गया है। एक आलोचनात्मक लिखा हुआ है, ठीक है? और इसके लिए 2013 में व्यास सम्मान मिला था, ठीक है? याद रखिएगा। तो ये पुस्तक का नाम है दरवेश। 40वां प्रश्न क्या है बताइए? 40वां प्रश्न है कि इनमें से कौन-सा कवि जो है फूल बाबू के नाम से भी जाने जाते थे? तो फूल बाबू के नाम से कौन जाने जाते थे बता दीजिए? तो हम बताएँगे रज कमल चौधरी, जो कि हिंदी और मैथिली के रूप में महत्वपूर्ण लेखक थे। तो यहाँ पे कहाँ हैं? राज कमल चौधरी जी। ये मतलब हिंदी साहित्य के थे। इनका जन्म का समय बताया जाता है कि 1929 से लेके मतलब कब तक रहे थे? 1967 तक रहे थे। 41 क्वेश्चन नंबर 41 है, इनमें से जो है शब्द बताइए, तत्सम शब्द। तत्सम मतलब संस्कृत शब्द। बताइए इसमें संस्कृत शब्द आपको कौन-सा लग रहा है पढ़ने में? बताइए। तो जो टेढ़ा कर दे जीव, जो थोड़ा-सा घुमा दे, उसे हम तत्सम में जोड़कर आंसर लगा देंगे। जैसे कि अगर संस्कृत शब्द है ना, तो असित एक तत्सम शब्द है। अशित, अशित, है ना? अशित लग रहा है। सूत, काल, ये सब तो अपना अलग शब्द है। चलिए 42वां प्रश्न। 42वां प्रश्न आ गए। हिंदी में प्रचलित विदेशी भाषा और उसके बाद कौन-सा युग्म सही नहीं है? कौन-सा युग्म सही नहीं है बताइए? जैसे अरबी में अरब, तुर्की में अमरूद ये सही नहीं है। तुर्की में अमरूद कहाँ से होगा भाई? है ना? अमरूद जो है फ़ारसी भाषा है। अमरूद जो खाते हैं हम लोग, गुआवा, है ना? 43 निम्नलिखित में से कौन-सा भाषा जो है कौन-सा शब्द सॉरी भाषा नहीं कौन-सा शब्द जो है पुल्लिंग है? पुल्लिंग बताना है कौन-सा शब्द? दया, दया आती है। ये स्त्रीलिंग शब्द है। पुल्लिंग तो है नहीं, तो ये कट गया। अब बताइए जड़ता, जड़ता, जड़ता आ गई, ये भी स्त्रीलिंग है। या जड़ता होती है। घटना, घटी या घटना हुई स्त्रीलिंग है। बुढ़ापा, बुढ़ापा जो है आपका पुल्लिंग है। चलिए 44 क्वेश्चन नंबर है नवोढ़ा, नवोढ़ा का संधि विच्छेद बताएं। नवोढ़ा का मतलब नवजोड़ ऊढ़ा होगा, क्या ये बात सत्य है? बताइए। तो नवजोड़ ऊढ़ा होगा, ऊढ़ा ये वाला ऑप्शन नंबर सी दिख रहा होगा। चलिए, ठीक है? आगे चलिए 44 हो गया 45। 45 बताइए निम्नलिखित में से युधिष्ठिर, युधिष्ठिर का सही संधि विच्छेद बताना है। युधिष्ठिर, युधिष्ठिर का क्या होगा इस ऑप्शन के हिसाब से बताइए तो? स्थिर हो जाएँगे युधिष्ठिर जी। तो युधि, युधि जोड़ स्थिर हो जाएँगे। युधि कहाँ है? युधि यहाँ है, देखिए। अब युधि लेकिन ये वाला जो है स्थिर नहीं है, ये गलत है। तो युधि जोड़ स्थिर, यही होगा युधि। युधि जोड़ स्थिर इसमें भी थोड़ा-सा दिक्कत है, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। हाँ, ये भी गलत है। ये ऑप्शन नंबर बी सही होगा क्योंकि युधि प्लस स्थिर हो जाएगा, ये सही है। चलिए बी आंसर सही है। 46 आजीवन में कौन-सा समास है? आजीवन, अ लग गया, मतलब इसमें क्या हो जाएगा? क्या लगता है द्विगु होगा, द्वंद्व होगा?
द्वंद तो नहीं होगा, ये तो क्लियर हो गया। तत्पुरुष होना चाहिए, क्या लगता है? नहीं। आजीवन, प्रतिदिन, आजन्म, ये सब में अव्ययी भाव लगते हैं। ऑप्शन नंबर डी यथासंभव, इस सब में। क्योंकि क्या है पहला, जानते हैं पहला पद क्या होता है? एक तरह से मुख्य रूप से भूमिका निभाता है। दूसरे पद से अस्पष्ट होता है। चलिए 47, आतताई का क्या अर्थ होता है? आतताई का क्या अर्थ होगा बताइए तो? आतताई का क्या अर्थ होता है? 47 का आंसर का जवाब दीजिए, 47 का आंसर का जवाब। तो ऑप्शन नंबर, जो अत्याचार करता हो आतताई कहलाता है ना? चलिए बाहरी आवाज को थोड़ा इग्नोर करिएगा, बच्चे रो रहे हैं, चिल्लाते रहते हैं। आदेश की अवहेलना, वाक्यांश के लिए सही शब्द बताइए। आदेश की अवहेलना, आदेश की अवहेलना, आदेश की अवहेलना, ऑप्शन नंबर बी अवज्ञा। ठीक है। अगर मैं बात करूं 49, 49 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है शोभा का पर्यायवाची नहीं है? शोभा का पर्यायवाची नहीं है, शोभा जी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बताइए। तो हम बताएंगे ऑप्शन नंबर बी सुषमा। सुषमा जो है शोभा का नहीं है और सब है। चलिए 50 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अर्जुन का पर्यायवाची नहीं है? अर्जुन का पर्यायवाची, अर्जुन का तब गांडीवधारी अर्जुना सुने होंगे, तो अर्जुन का बताइए। तो हम बताएंगे 50 प्रश्न का अर्जुन का होगा कि अर्जुन का पर्यायवाची शब्द है धनंजय। ठीक है। सब सभ्य, साची, पार्थ, गुड़ाकेश, ठीक है, पांडुनंदन, गांडीवधर कहिए, गांडीवधर, है ना? गांडीवधर बोलते हैं ना, गांडीवधर अर्जुना, गांडीवधारी अर्जुना, तो गांडीव हो गया। ठीक है। इसमें क्या है? सुतपुत्र नहीं है, सुतपुत्र कर्ण को बोला जाता था, है ना? तो ये हो गया। चलिए अब 51 क्वेश्चन नंबर है। 51 क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही विलोम शब्द नहीं, सही विलोम शब्द नहीं है 51। तो इसमें जो है आहार का विलोम शब्द होता है निराहार। ठीक है, निराहार। तो इसमें सही नहीं कौन है? तो आहार का भोजन कैसे होगा? यही तो गलत है, यही सही नहीं है। नया पुराना होता है, अपना पराया होता है, देव मानव होते हैं। 52, किस समूह में सही विलोम शब्द का जो है प्रयोग हुआ है? तो किस समूह में सही, बताइए, विलोम मतलब मैच करवाइए इसका, बताइए। 52 का आंसर का जवाब। तो इसमें जो है तीव्र मंद सही विलोम शब्द है, तो ऑप्शन नंबर सी तीव्र। अब नुकसान हानि क्या है ना? नुकसान तो होएगा तो हानि हो ही गया। 53, सूरज को दीपक दिखाना मुहावरे का क्या अर्थ है? सूरज को दीपक दिखाना, अब सूरज को ही दीपक दिखा रहे हैं तो क्या अर्थ बताइए तो? छठ में हम लोग करते हैं ना, बिहार के छठ की पूजा में हम लोग सूरज को भी दीपक दिखाते हैं, तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है प्रसिद्ध व्यक्ति का परिचय देना। कोई प्रसिद्ध व्यक्ति है उसका परिचय देना। मतलब आप अगर जॉब लेके आइए तो कहेंगे ना, अरे जो व्यक्ति जो इस समय नहीं था, जो अस्तित्व में नहीं था, वो देखिए जॉब लेकर सबको जवाब दिया है, सबको तमाचा मारा है। ये मेहनत का फल है ना? बोलते हैं ना ऐसे लोग, तो ऐसे तरह। चलिए 54, 54 है आसमान टूट पड़ना। आसमान टूट पड़ना मतलब भागो, खरगोश वाला कहानी। नारियल गिरेगा, खरगोश को लगेगा आसमान गिर रहा है, तो भागो भागो सबको भगा दो। उससे तो आसमान टूट पड़ना का क्या अर्थ होगा? आसमान टूट पड़ना मतलब मुसीबत आना, इसमें सोचना ही नहीं है, मतलब संकट, बहुत बड़ा संकट आना। 54 का बताइए, मुसीबत आना। चलिए 55, 55 कोची 55 कोची बोल रहा हूँ। 55 को बताइए, इस समय हमारे देश पर कई प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय क्या है? खिलाड़ी हैं, ऋण है, आक्रमण हो रहा है, बताइए। और 55 का आंसर का जवाब देंगे, भाई ऋण है और क्या, अंतर्राष्ट्रीय ऋण है। 55, 56, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं? सभी शब्द, इसमें से सभी शब्द आपको व्यक्तिवाचक दिखना चाहिए। 4 ऑप्शन में कौन में ऐसा है कि सारे ऑप्शन में व्यक्तिवाचक ही हैं? तो बता दीजिए आप। 56 का आंसर का जवाब दीजिए। तो व्यक्तिवाचक में आप देखें तो राधेश्याम, पन्नालाल, हिमालय, ये सब जो है एक तरह से व्यक्तिवाचक है। समझ गए? देखिए ममता, बैल, ममता में भाव आ गया। आम, साधना, साधना में भाव आ गया, है ना? गाय, मूर्खता, मूर्खता, इस सब में चीज में भाव भाव है, मूर्खता में अलग अलग है। 57, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा है? सभी शब्द भाववाचक है 57 में, बताइए। 58
6 हो गए 57 में। तो इसमें देखिए धैर्य, चतुराई, प्रेम मतलब धैर्य याद रखिएगा। तो ये सब जो है ऑप्शन नंबर ए ये बहुवचन। 58 बताइए। 58 है कि व्याकरण की दृष्टि से गलत कथन बताना है। तो गलत कथन कौन-सा है? अकर्मक, सकर्मक मतलब सकर्मक, अकर्मक ये वही गलत है। क्या है? कौन-सा गलत है 8 का? तो 58 में जो है ऑप्शन नंबर डी सही है। डी जो है आपका कथन गलत है मतलब सही है। सर्वनाम और क्रिया की विशेषता बताने वाली शब्द क्रिया विशेषण कहलाता है। यही तो गलत है। ऐसा तो है नहीं क्योंकि क्योंकि क्रिया विशेषण का अलग स्वरूप है। उसका स्वरूप है कि सर्वनाम और क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहलाता है। यही गलत है क्योंकि क्रिया विशेषण केवल क्रिया की विशेषता को बताता है। समझ गए? ना कि सर्वनाम की विशेषता बताएगा। 59 क्वेश्चन नंबर 59 है ध्यानपूर्वक जो है शब्द। तो ध्यानपूर्वक शब्द का क्या मतलब होगा? तो ध्यानपूर्वक जो है रीतिवाचक क्रिया विशेषण है क्योंकि यह जो है क्रिया को करने और तरीके का वर्णन करता है, याद रखिएगा। तो ये कौन-सा है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण है हमारा ध्यानपूर्वक। अगर बात कर लें हम 60 पृष्ठ का तो इस मतलब किस वाक्य में परिणामवाचक विशेषण है? तो किस वाक्य में आपको परिणामवाचक दिखेगा? तो हमको इसमें भी परिणामवाचक जो है इस बार बारिश में बहुत ओले गिरे। ये हमारा जो है परिणामवाचक है। इसमें परिणाम है ना? इस इस बारिश में ओले बहुत ज़्यादा गिरे थे तो परिणाम ही हुआ। 61 चोर ने धन के लिए धारदार हथियार से व्यवसायी की गर्दन धड़ से अलग कर दी। इस वाक्य में किस कारक का जो है प्रयोग किया गया है? बताइए। तो चोर ने धन के लिए, किसके लिए? धन के लिए। तो इसमें जो है अधिकरण का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है? चलिए, चलिए। 62 है अप्रत्याशित शब्द का मूल शब्द है। अप्रत्याशित मूल शब्द बताना है इसका कौन-सा है? तो हम इसमें अप्रत्याशी की बात करें, तो इसमें आंसर हम लगाएँगे इसमें लगा हुआ है उपसर्ग और प्रति लगा हुआ है उपसर्ग, ठीक है? आशय लगा है मूल शब्द, तो इस और इति लगा है प्रत्यय, तो ये सब मिला के बना है, समझ गए? तो ये हो गया आंसर आपका आशा, आशा। इसका मूल शब्द आशा, मेन इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मूल शब्द पूछ रहा है, ना कि प्रत्यय, उपसर्ग ये सब पूछ रहा है। ठीक है। 63 का बताइए। 63 है विदेशी भाषा के उपसर्गों से बना हुआ शब्द इनमें से कौन-सा नहीं है? मतलब कौन-सा नहीं है विदेशी शब्द, ठीक है, उपसर्ग से बना हुआ। तो हम बताएँगे भाई, ये 3 विकल्पों के अनुसार अगर हम देख रहे हैं, तो हम यही बताएँगे कि हमशक्ल, सरताज, लापता ये सब तो हम मानते हैं, है ना? लेकिन इसमें जो है 49 जो है क्या है? कुछ नहीं है, एक कम है, तो इसलिए विदेशी भाषा नहीं है 49 समझ गए? 49 मेरा भाषा है, 49, 50 चलिए 64 प्रश्न, गुरु का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा या गुरु रूप बनाने वाला प्रत्यय बताना है। गुरु में कौन-सा प्रत्यय है ये पूछ रहा है, बताइए। तो गुरु में कौन-सा प्रत्यय है ये बता दीजिए तो हम मान लेंगे। तो ई प्रत्यय है क्या? उ प्रत्यय है बताइए। तो हम बताएँगे गुरु में भाई आइन प्रत्यय है ना? कैसे? अब आइन आ गया, तो देखिए गुरु जोड़ आइन, गुरुआइन, स्त्रीलिंग बता रहा ना, स्त्रीलिंग में गुरुआइन, गुरु में खाली गुरु रहता तब हम मानते, तो गुरुआइन, आइन लग गया। स्त्रीलिंग बनाना भी है, प्रत्यय भी बताना है, तो आइन प्रत्यय लगा दीजिए। 65 शब्दों में से प्रत्यय और मूल शब्द को पृथक करते हुए गलत युग्म का चयन कीजिए। इसमें गलत युग्म कौन-सा है? बताइए। तो हम बताएँगे इसमें भौतिक, भौत जोड़ इक गलत है। भौतिक में भौत जोड़ इक कैसे होगा? गलत हो गया, है ना? क्योंकि इसमें भौत नहीं बल्कि भूत प्लस इक होगा, है ना? भौतिक में भूत प्लस इक होगा ना जी। 66 प्रश्न है कि किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं? तो सभी शब्द जो शुद्ध हैं ऑप्शन नंबर सी सही है। समझ गए? तदुपरांत अप्रत्यावर्तन ये सही है, ठीक है? चलिए 67 की बात करें तो निम्नलिखित में शुद्ध शब्द जो है अट्टहास है, याद रखिएगा। ये सही है और सब नहीं है। इकट्ठा-विकट्ठा गड़बड़ है, इसमें ही ठा लगता। 68 है निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य बताना है, तो शुद्ध वाक्य बताने के लिए आपको जो है तेरी बात सुनते-सुनते कान पक गया, ये सही है। पक गई नहीं, पक गया। ठीक है? 69 की बात करें। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य है, तो अशुद्ध वाक्य क्या है? तो अशुद्ध वाक्य आपको यह कैसे संभव हो सकता है? ये अशुद्ध वाक्य है।
ठीक है? चलिए 70 प्रश्न है, शब्दों के विलोम लिखिए और गलत का चयन कीजिए। तो गलत का चयन करने के लिए बी, नूतन और अघटन, ये जो है गलत है, लेकिन अब इसका बाद में बताएँगे। चलिए सेट नंबर 7 हो गए और हम सोच रहे हैं इसको एंड करते हैं। अब आते हैं जनरल नॉलेज का आएगा डेली, तो तैयार रहिएगा, ठीक है?